अस्सलामुअलैकुम। एनाटॉमी और फिज़ियोलॉजी में हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का ये हमारा 5th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी हमें ज़रूरत है एरिथ्रोपोइसिस के लिए। तो एरिथ्रोपोइसिस क्या है? एरिथ्रोपोइसिस जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो यानी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मेंशन है वो है विटामिन B12। तो विटामिन B12 इज़ एसेंशियल विटामिन फॉर डीएनए सिंथेसिस। यानी एसेंशियल विटामिन है और इसका फंक्शन क्या है कि डीएनए की सिंथेसिस करवानी है। क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है या न्यू सेल बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो उसके कंपोनेंट्स बनेंगे, वो डिवाइड होगा। उसके बाद जो है वो सेल के बाकी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो बनेंगे। उसके बाद जो है वो सेल डिवाइड होगा। सो सबसे पहला फंक्शन क्या है, डीएनए। सो अगर डीएनए ही सही तरह से सही अंदाज में बनेगा, यानी जो इस तरह जो सीक्वेंस उसका है वही बनेगा, बेस पेयरिंग वही होगी, उसमें जीन्स सारे करैक्टर्स वही होंगे, तो ही उस हिसाब के रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। तो सबसे पहले जो है वो उसको जो है वो सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए की सिंथेसिस करवाना ज़रूरी है। द विटामिन बी folate and vitamin B12 function as a coenzyme that facilitate the DNA synthesis. Thus, both are crucial for the synthesis of new cells, including the erythrocytes. अब उन्होंने क्या लिखा है कि विटामिन बी फोलेट जो होता है या फॉलिक एसिड जो होता है ये होता है विटामिन B9 और विटामिन B12। यानी ये दो विटामिन्स हैं जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए ज़रूरी हैं। और इनका फंक्शन क्या है कि ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करेंगे। और कोएंजाइम हमें क्या पता है क्या होते हैं, कोएंजाइम्स जो एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं। सो ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करते हुए क्या प्रोसेस जो है वो उसको फैसिलिटेट करेंगे, ये डीएनए की सिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे। तो इसीलिए लिखा है कि दोनों की ज़रूरत है क्या करवाने के लिए, न्यू सेल्स बनाने के लिए। और जब न्यू सेल्स बनाने के लिए तो कौन से न्यू सेल्स की प्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन सी। सो विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर एरिथ्रोपोइसिस। और विटामिन बी सी क्या है, विटामिन सी जो है ये भी एक एसेंशियल जो है वो कंपोनेंट है एरिथ्रोपोइसिस में। क्योंकि एक्चुअली विटामिन सी जो होता है इसने बाइंडिंग करवानी होती है हीम ग्रुप की। तो क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को हीमोग्लोबिन जो है वो होता है मेन कंपोनेंट उनका। तो जो हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप आयरन ग्रुप है उसको क्या करवाना है, लिवर से उसको मूव करवाना है बोन्स तक, स्टेम सेल्स तक, जहाँ पर वो जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे और नए सेल्स जो हैं वो स्टेम सेल से या बोन मैरो के जो सेल्स हैं वहाँ से रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करवाएंगे। सो हीम को वहाँ से ब्रेक डाउन करवा कर लिवर से बोन्स तक लेके जाने में किसका रोल है, विटामिन सी का। और इसके साथ ही कौन सा विटामिन, फॉलिक एसिड या विटामिन B9। यानी कि ये दो विटामिन जो है वो इनकी ज़रूरत है विटामिन B12 के अलावा। सो इनका फंक्शन क्या है, हीम की जो है वो जाके ग्लोबिन प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करवानी। नेक्स्ट इसमें जो अनदर कंपोनेंट है वो क्या है, प्रोटीन का है। सो प्रोटीन के बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होते हैं तो प्रोटीन बनते हैं, इसीलिए अमाइनो एसिड नेसेसरी हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन इन द सिंथेसिस ऑफ HB। अब HB क्या होता है, HB होता है एक्चुअली हीमोग्लोबिन, जिसमें एक पार्ट जो है वो हीम का होगा और बाकी जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। सो जब हीमोग्लोबिन में पढ़ रहे हैं तो अमाइनो एसिड्स क्या बनवाएंगे, ग्लोबिन प्रोटीन बनवाएंगे। सो ग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए जो है वो अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। तो बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में अमाइनो एसिड्स का होना भी ज़रूरी है। सो ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज़ ब्रेकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। यानी जब बॉडी में जब ब्रेक डाउन होती है हीमोग्लोबिन की रेड ब्लड सेल्स की, तो क्या होता है कि जो इसका जो है वो पोर्शन, इस प्रोटीन का हीमोग्लोबिन पोर्शन होता है, ग्लोबिन पोर्शन होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है अमाइनो एसिड्स में। और ये अमाइनो एसिड जो हैं वो दोबारा ब्लड में बोन मैरो तक चले जाते हैं।
और फिर दोबारा यूज़ किस में होते हैं, एंड टू बी यूज इन टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एरिथ्रोसाइट्स, न्यू एरिथ्रोसाइट्स बनाने के लिए। इसके बाद हीमोग्लोबिन दैट इज़ नॉट फिगोसाइटाइज्ड इज़ ब्रोकन डाउन इन द सर्कुलेशन। अब वो जो फिगोसाइटोसिस के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी, वो कहाँ पर जाएंगे, सर्कुलेशन में। सो जब वो वहाँ पर होंगे तो क्या होगा, रिलीज़ होंगी क्या, अल्फ़ा और बीटा चेन्स की, दैट आर रिमूव फ्रॉम टू द सर्कुलेशन बाय द किडनी। यानी अगर जो है वो इनकी ब्रेक डाउन नहीं हुई, यानी फिगोसाइटोसाइज्ड एक्टिविटी नहीं हुई, तो ये क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम में ही रहेंगे, अपनी अल्फ़ा और बीटा चेन्स में इनकी ब्रेक डाउन होगी, और फिर ये चेन्स जो हैं वो कहाँ जाएंगी, यूरिनरी सिस्टम में, तो वहाँ से जो है वो किडनी, और किडनी से बॉडी से रिमूव हो जाएंगी। यानी कि हीमोग्लोबिन या तो ब्रेक डाउन होकर दोबारा जाएगी बोन के पास, वहाँ से न्यू सेल्स बना देगी, और अगर नहीं तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगी और वहाँ से यूरिनरी सिस्टम और बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स वो थे जो कि ज़रूरी थे किसके लिए, एरिथ्रोपोइसिस के लिए। इसके अलावा एक और फैक्टर है इंट्रिंसिक फैक्टर, फेरस एंड सम हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी जो है वो एक स्पेशल जो है वो प्रोटीन है, और ये प्रोटीन कहाँ होती हैं, ये हमारी स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा में बनती हैं। ये प्रोटीन्स क्या करवाती हैं, एक्चुअली इनका काम ये है कि इन्होंने इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन करवानी है वाइटामिन की, यानी वाइटामिन सी, वाइटामिन B12 और वाइटामिन B9 जिनकी ज़रूरत है एरिथ्रोपोइसिस में, उनकी जो है वो एब्जॉर्प्शन करवानी है, जिसके लिए क्या चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके अलावा क्या है, इसमें हीम पोर्शन है, तो हीम ग्रुप यानी फेरस जो एक्चुअली आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है, तो वो है। और इसके अलावा हार्मोन, तो हार्मोन में किसकी ज़रूरत होती है, एक बॉडी के अंदर हार्मोन होता है तो उस एरिथ्रोपोइटिन को की भी ज़रूरत होती है इस एरिथ्रोपोइसिस यानी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। तो ये थे फैक्टर्स जिनकी हमें ज़रूरत है क्या करवाने के लिए, न्यू रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एक्चुअली एरिथ्रोपोइसिस है क्या। सो एरिथ्रोपोइसिस इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन किडनी रिलीज द एरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इनटू द रेड बोन मैरो। तो सबसे पहली बात क्या लिखी है कि एरिथ्रोपोइसिस क्या है, एक्चुअली एक मैकेनिज़्म है जिसमें नए ब्लड सेल्स बनते हैं, और नए ब्लड सेल्स कब बनेंगे, जब बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। यानी अगर बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, या ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, फिर ये जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट होगा। सो ऑक्सीजन कैसे कम हो सकती है, जब रेड ब्लड सेल्स कम होंगे, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है कि रेड ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन को कैरी करवाकर बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाना है। जब रेड ब्लड सेल की कमी है तो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रही, तो फिर क्या है, रेड ब्लड सेल जो है वो उनकी प्रोडक्शन करवानी है। तो हमारी बॉडी में ये सिग्नल कौन देगा, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सो हार्मोन, कौन सा हार्मोन, जो कि एरिथ्रोपोइटिन है, वो हार्मोन रिलीज़ होगा कहाँ से, वो प्रोटीन रिलीज़ होंगे कहाँ से, किडनी से। किडनी से रिलीज़ होने के बाद वो ब्लड में आएंगी, ब्लड से ट्रैवल करती है वो जाएंगी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन साइट पर, और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन साइट में पता है क्या है कि रेड बोन मैरो। वहाँ पर ये जाके प्रोजिनेटर सेल या स्टेम सेल्स जो होते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करेंगी, और वहाँ से जो है वो नए रेड ब्लड सेल बनना शुरू होंगे, ताकि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल्स काउंट, यानी रेड ब्लड सेल्स का बॉडी के अंदर एक नॉर्मल काउंट है, लेकिन उस काउंट को, मतलब उसमें चेंजेस जो आ रही हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, या कैसे आती हैं। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फंक्शनल चेंजेस, यानी बॉडी के कौन से फंक्शन हैं जो कि रेड ब्लड सेल के काउंट को अफेक्ट कर रहे हैं, और वेरिएशन मतलब तब्दीली, यानी बॉडी के अंदर यानी बॉडी के फंक्शंस में कौन सी ऐसी तब्दीली आई है जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काउंट अफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले है डायurnal वेरिएशन, उसके बाद है टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड, हाइपोक्सिया एंड एक्सरेज। तो अब हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को जो है वो देखेंगे कि एक्चुअली इनमें होता क्या है। सबसे पहले है डायurnal वेरिएशन। इन रेड ब्लड सेल्स a 5% वेरिएशन इन occur 24 hours।
यानी 24 आवर्स के पीरियड में सिर्फ 5% तक वेरिएशंस हो सकती हैं, यानी 5% तक जो है वो रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा। लेकिन ये अमाउंट जो होती है वो किस हिसाब से होती है, इंटरनल वेरिएशंस के हिसाब से। द अमाउंट इज़ लोअर ड्यूरिंग द स्लीप एंड अर्ली मॉर्निंग आवर्स एंड हाईएस्ट ड्यूरिंग द इवनिंग। अब ये काउंट कम है कब, जब हम स्लीप की कंडीशन में है, सो रहे हैं, या अर्ली मॉर्निंग में जब हम इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे, और कब, जब इवनिंग टाइम है, तब ये जो है वो हाई हो जाएगा। जब स्लीप के टाइम में होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो और एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं कर रही होती, रेस्ट की कंडीशन में होती है, और हमने नोट किया है कि हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी स्लीप टाइम में जो है वो स्लो हो जाता है। तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी कम जो है वो यूज़ हो रही है, कम जा रही है, हार्ट बीट भी जो है वो थोड़ी स्लो होती है इसकी वजह से। तो क्या होगा कि रेड ब्लड सेल जो हैं वो उनका भी काउंट कम हो जाएगा, और अर्ली मॉर्निंग में क्योंकि हमने अभी इतना काम नहीं किया होता, तब भी जो है वो बॉडी के अंदर इनकी अमाउंट जो है वो नॉर्मल से थोड़ी कम होती है। लेकिन फिर इवनिंग टाइम में क्या होता है कि डेली एक्टिविटीज़ के बाद बॉडी की जो है वो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, तो जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने से रेड ब्लड सेल्स का काउंट भी इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें टेम्परेचर का आ रहा है। सो हमारी बॉडी ने क्या करना है, अपना 37 का जो है टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखना है। सो रेड ब्लड साउंड का जो काउंट है इंक्रीज़ कर जाएगा कब, जब हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, यानी बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और बॉडी ने अपना टेम्परेचर उसके हिसाब से मेंटेन रखना है। तो क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो स्वेटिंग करेगी, या और जो है ऑस्मो रेगुलेशन के अदर मैकेनिज़्म को फास्ट करेगी, तो इससे क्या होगा, वर्किंग ज़्यादा हो जाएगी। जब बॉडी की जो है वो ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, इनका जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स का काउंट भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वो है हाई एल्टीट्यूड। रेड ब्लड सेल्स काउंट इंक्रीज एट द हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम बुलंदी की तरफ जाएं और तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो है वो उसका काउंट इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे हाइट जो है वो यानी ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, यानी हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो कम मिल रही है। जब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो बॉडी ने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करेगी, रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल हों, ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करें और वो बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जो है वो नॉर्मल अमाउंट ऑक्सीजन की पहुंच सके। सो हाई एल्टीट्यूड यानी बुलंदी पे जाने से भी इसका काउंट इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट इसे हाइपोक्सिया, इंक्रीज द रेड ब्लड सेल काउंट। हाइपोक्सिया में क्या है कि टिश्यूज़ के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हाइपोक्सिया की कंडीशन है, तो भी क्या है, ब्लड काउंट को इंक्रीज़ करवाया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सरेज का। सो रिपीटेड एक्सरेज डिक्रीज द रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन बाय डिप्रेसिंग द बोन मैरो एक्टिविटी। सबसे पहले क्या होता है, एक्सरेज। एक्सरेज में क्या होता है, ऐसी रेज, ऐसी रेडिएशंस जो हैं वो बॉडी पे से गुजारी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये एक्सरेज हमारी बोन से जो है वो पास करती हैं तो वहाँ पर जो है वो उसको डैमेज करती हैं। तो बोन्स में स्टेम सेल्स होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो जब वो सेल डैमेज होंगे तो क्या होगा, उनका नंबर कम होगा, नंबर कम होगा तो रेड ब्लड सेल्स भी कम प्रोड्यूस होंगे। तो रिपीटेड एक्सरेज क्या करवाएंगी, डिक्रीज़ करवा देंगी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। किस तरह, क्योंकि वो जो स्टेम सेल्स हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं, उनके नंबर को डिप्रेस कर देंगी। और इस तरह क्या है, बोन मैरो की एक्टिविटी जो है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाना वो अफेक्ट होगी रिपीटेड एक्सरेज की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या काम करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम आउटर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं।
तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है कि इन्होंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जाना है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवा कर लाना है लंग्स तक और बॉडी से रिमूव करवाना है। सो रेड ब्लड सेल कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. It also contain a carbonic anhydrase enzyme which accelerate the following reaction. तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाना और साथ ही साथ किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की. इसके अलावा इनके पास क्या होते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम जो है वो एक रिएक्शन करवाते हैं. यानी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से बॉडी के तमाम पार्ट्स तक चली जाती है तो वहाँ से क्या रिलीज़ होती है? वहाँ से रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो बॉडी के अंदर ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये किसके साथ रिएक्शन करती है? ये वाटर के साथ करती है. तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाती है? वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बना देती है बाइकार्बोनेट. अब बाइकार्बोनेट क्या होता है? क्योंकि ये एक बॉन्डिंग होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती तो ये जल्दी से डीएसोसिएट कर जाते हैं अपने फर्दर आइंस में. तो जब ये बाइकार्बोनेट जो है वो एसोसिएट होंगे तो ये किस में होंगे? एक हाइड्रोजन में और उसके अलावा कार्बोनेट आयन में. तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट आयन क्या है? बॉडी के अंदर मौजूद होंगे और फिर ये जो है वो ये आगे जाएंगे कहाँ पर? लंग्स के पास. लंग्स के पास जाने के बाद क्या क्या होगा कि इनमें से ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन करके दोबारा वाटर बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाएगी. सो दिस हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग इन कार्बोनेट फॉर्म. तो ये किस फॉर्म में? कार्बोनेट की फॉर्म में बॉडी से जो है वो कार्बोनेट की फॉर्म में क्या करवा रही हैं? टिश्यू से रिमूव करवा रही हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को. तो सबसे पहला रोल क्या है? रेस्पिरेशन से रिलेटेड, जहाँ पर ये कैरियर के तौर पर काम करती है और ट्रांसपोर्ट करवाएगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की. नेक्स्ट है बॉडी के अंदर एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन रखना. Red blood cells help to maintain the acid-base balance by buffering action of the hemoglobin and other intracellular buffers. अब रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं? एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन तो कर रहे हैं लेकिन किस तरह? अपना बफरिंग एक्शन को चेंज करके. अब बफर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे वो केमिकल्स जो कि बॉडी की इंटरनल पीएच को चेंज होने से बचाते हैं, यानी रेजिस्टेंस होती है इनमें एक्सचेंज इन पीएच से. तो अगर ये बैलेंस कैसे करेंगे? जब ये बॉडी की पीएच चेंज नहीं होने देंगे. सो बफरिंग एक्शन क्या होगा हीमोग्लोबिन का कि ये क्योंकि हाँ ब्लड एक्चुअली खुद भी बेसिक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इस पीएच जो है वो 7.4 है, बेसिक है. तो ये ख़ुद भी क्या करता है? एक बफ़र के तौर पर एक्ट करता है और बॉडी के में या इंट्रासेलुलर जो है वो सब्सटेंस वगैरह जो कि पीएच को अफेक्ट करते हैं उनको जो है वो नॉर्मल करता है. बॉडी की पीएच को मेंटेन रखता है. किस तरह? एक बफर के तौर पर एक्ट करते हुए. नेक्स्ट इसमें आता है कि आयोनिक बैलेंस को मेंटेन रखना. अब रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं? ये बॉडी का आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं बाय स्पेशल परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. यानी कि जो बॉडी के अंदर आयंस हैं वो परमिएबल हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन. यानी बॉडी से अगर उन्हें रिमूव करवाना है तो क्या है? उन्हें सेल से रिमूव करवाना है. तो सेल से रिमूव कैसे होंगे? सेल से रिमूव तभी हो सकेंगे जब वो सेल मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल होंगे. तो सेल मेम्ब्रेन उन आयंस को सेल से रिमूव करवाएगी. जब वो सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तो ये वहाँ से रिमूव करवा देगी आयंस को. तो ये जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो इसमें हेल्प करती है कि आयंस को जो है वो बॉडी से सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की वजह से जो है वो रिमूव करवाती है और उसके बाद जो है वो उसको लंग्स के थ्रू जो है वो ओवरऑल उसके अलावा यानी कि बैलेंस उनका मेंटेन रखती है. आयनिक बैलेंस बॉडी के अंदर रिमूव करवा के अगर एक्स्ट्रा हो जाए. लास्ट पॉइंट है विस्कोसिटी, यानी जो है वो उसकी थिकनेस या उसका गाढ़ापन. तो हमने पढ़ा था कि ब्लड जो है वो 5 टाइम मोर विस्कस है एज़ कम्पेयर टू वाटर. सो रेड ब्लड सेल हेल्प टू मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड. और तब हमने पढ़ा था कि एक्चुअली ब्लड की विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें सेलुलर कंपोनेंट है और वो सेलुलर कंपोनेंट फॉर्म एलिमेंट की फॉर्म में, यानी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की फॉर्म में है.
सो अब इन तीनों सेल में से भी सबसे ज़्यादा काउंट किसका था? रेड ब्लड सेल्स का, जो कि 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर था। तो क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का काउंट सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ब्लड का कलर भी रेड है, और इसी वजह से जो है वो ब्लड की विस्कोसिटी या गाढ़ापन भी है। सो किसकी वजह से? रेड ब्लड सेल से। सो फंक्शन में हमने क्या देखा कि ये जो है वो मेंटेन कर रहे हैं ब्लड की विस्कोसिटी को। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि वो फैक्टर जो कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद जो है वो हमने इसमें देखा था कि हमें जो है वो फिजियोलॉजिकल कौन सी वेरिएशन आती हैं जिसकी वजह से ब्लड का काउंट अफेक्ट होगा, जिसमें हमने ड्यूरल वेरिएशन, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, हाइपोक्सिया और एक्सरे को पढ़ा। और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन रेस्पिरेशन था, दूसरा फंक्शन एसिड बेस बैलेंस था, तीसरा फंक्शन आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखना, और चौथा फंक्शन क्या था? ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन रखना। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स।